कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं साल 1966 में नोरा नाम की एक फिजिक्स प्रोफेसर अपने कॉलेज पहुंचकर लेक्चर शुरू करती है। आज वह अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को वर्म होल्स के बारे में समझा रही होती है। कैसे अपनी निजी रिसर्च के जरिए उसने पता लगाया कि हर 30 साल के अंतराल पर यूनिवर्स के स्पेस टाइम में वर्म होल्स बनते हैं और ये वर्म होल्स बनने के बाद बस थोड़े समय के लिए ही एक्टिव रहते हैं। यानी अगर वे एक खास मशीन तैयार कर लें तो इस छोटी सी विंडो में फ्यूचर या पास्ट कहीं भी टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। असल में नोरा सिर्फ टीचर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी है। वह इस समय अपने पति हेक्टर के साथ घर पर ही टाइम मशीन बनाने की रिसर्च में लगी हुई थी। इसी वजह से उसे वर्म होल्स और स्पेस टाइम की इतनी गहरी जानकारी है। आज भी जब नोरा की क्लास खत्म हुई तो सब उसकी समझदारी देखकर हैरान रह गए। उनमें जूलिया नाम की एक लड़की तो बिना किसी पैसे के उसकी असिस्टेंट बनने की पेशकश कर देती है। थोड़ा सोचने के बाद नोरा इस ऑफर को मान लेती है, लेकिन चूंकि नोरा और हेक्टर का टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट पूरी तरह सीक्रेट था, उसने जूलिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्लास के बाद वह बाहर जाकर वे सारे पार्ट्स लेने निकलती है जो उन्होंने चुपचाप दूसरे देशों से मंगवाए थे ताकि टाइम मशीन पूरी हो सके। कॉलेज से लौटकर नोरा देखती है कि हेक्टर सुबह से मशीन बनाने में जुटा हुआ है, क्योंकि 1966 में ये वर्म होल सिर्फ कुछ महीनों के लिए खुला है और अगर इस दौरान मशीन तैयार न हुई तो अगले 30 साल तक कुछ नहीं हो पाएगा। यानी अगली बार ये वर्म होल सीधे 1996 में ही खुलेगा। लेकिन अफसोस, आज भी लाख कोशिशों के बावजूद मशीन चालू नहीं हो पाई। उन्हें इतना तो यकीन था कि मशीन में कोई खराबी नहीं है, बस इसे चलाने के लिए उन्हें और ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी लगती है। दोनों थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं ताकि दिमाग तरोताजा हो और नए तरीके से सोचा जा सके। तभी कुछ देर बाद नोरा की छोटी बहन रेबेका घर आती है और खुशखबरी देती है कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए आज रात हेक्टर और नोरा को डिनर के लिए उसके घर आना होगा। नोरा और हेक्टर रेबेका के लिए बेहद खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद तो बच्चे न पैदा करने का फैसला किया था, मगर अब रेबेका के मां बनने से वे अंकल और आंटी तो बन ही जाएंगे। हालांकि वे माफी मांगते हैं कि आज उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए मेन इन्वेस्टर मैक्स मीटिंग के लिए आ रहा है, इसलिए वे डिनर पर नहीं आ पाएंगे। शाम को जब मैक्स डिनर पर मिलता है तो वह प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में पूछता है, क्योंकि वह पिछले 1 साल से इस टाइम मशीन प्रोजेक्ट में भारी निवेश कर रहा है। उसने दुनिया के अलग अलग देशों से कई महंगे पार्ट्स मंगवाए हैं। साथ ही प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया से छुपाने के लिए उसे हर चीज को कवर करना पड़ रहा है। हेक्टर और नोरा बताते हैं कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं और मशीन लगभग तैयार है। बस एक आखिरी समस्या एनर्जी सोर्स की है, इसलिए वे चाहते हैं कि मैक्स आज कुछ और पैसे दे ताकि बड़े एनर्जी जनरेटर्स खरीदे जा सकें। मैक्स भी समझता था कि अगर ये महीना निकल गया तो अगला वर्म होल 30 साल बाद ही नजर आएगा। टाइम को देखते हुए वह हामी भर देता है, जिससे नोरा और हेक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले ही दिन जैसे ही उन्हें ज्यादा पावर वाला सोर्स मिलता है, वे जोश में मशीन ऑन कर पहली बार फ्यूचर जाने का इरादा करते हैं। फिलहाल टेस्ट के तौर पर वे सिर्फ 15 मिनट आगे जाने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है, इस बार वह रुकती नहीं और तेजी से घूमते हुए स्पेस टाइम में मोड़ बनाने लगती है। वे अपनी टाइम मशीन के साथ 1966 की लैब की टाइमलाइन से गायब होकर पलक झपकते ही फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, जहां अब इस जगह पर कुछ भी वैसा नहीं था। दोनों तुरंत बाहर निकलकर देखते हैं कि यहां तो सब पूरी तरह बदल चुका है। वे समझ जाते हैं कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है। दोनों अब भविष्य में कदम रख चुके हैं। उनकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी खोज कर डाली है। अब पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब उनके बस में होगा। लेकिन तभी याद आता है कि उनका तो सिर्फ 15 मिनट आगे जाने का इरादा था और चारों तरफ इतना बदलाव देखकर साफ हो जाता है कि वे 15 मिनट नहीं बल्कि बहुत आगे आ गए हैं। तभी उनकी नजर मशीन के ट्रांसमीटर पर पड़ती है, जो सही टाइम और लोकेशन सेट करता था। वह इस टाइम ट्रैवल के दौरान पूरी तरह डैमेज हो चुका था, यानी इसी वजह से वे गलती से ज्यादा दूर फ्यूचर में पहुंच गए। अब वे ठानते हैं कि पहले ट्रांसमीटर को रिपेयर कर अपने असली समय में लौटेंगे, क्योंकि अगर यहां किसी ने टाइम मशीन देख ली तो उनका आइडिया चोरी हो सकता है। दोनों फटाफट मशीन को प्लास्टिक शीट से ढककर पास की मार्केट की ओर निकलते हैं।
ताकि पता लगाया जा सके कि वे फ्यूचर में कितने आगे आ चुके हैं। आगे बढ़ते ही वे देखते हैं कि यहाँ की गाड़ियां बेहद हाईटेक हो चुकी हैं। ग्रोसरी स्टोर्स पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गए हैं। दोनों तुरंत एक अखबार उठाकर आज की तारीख चेक करते हैं और यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अब साल सन 2026 चल रहा है, यानी कि वे सीधे पूरे 60 साल आगे भविष्य में आ पहुंचे हैं। उन्हें तुरंत समझ आता है कि चूंकि वर्म होल हर 30 साल में एक बार खुलता है, तो उनकी टाइम मशीन से वे सिर्फ 30 साल के अंतराल में ही आगे या पीछे जा सकते हैं। मतलब 1966, 1996, सन 2026 या 2056 जैसे सालों में, और इसी तरह 30 साल के गैप से पास्ट में भी जा पाएंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें अपना ट्रांसमीटर ठीक कर पहले अपने असली टाइम में लौटना होगा, ताकि टाइम और लोकेशन दोनों सही से सेट हो सके। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वे नोरा की यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां साइंस लैब में ट्रांसमीटर के पार्ट्स मिल जाएंगे। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि अब यहां से यूनिवर्सिटी तक सीधी रैपिड फास्ट मेट्रो चल रही है। इस दौर की एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर वे हैरान रह जाते हैं कि अब किसी को पैदल चलने की जरूरत ही नहीं रही। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब एकदम टॉप क्लास लेवल पर पहुंच चुका है। सब कुछ गौर से देखते हुए आखिरकार वे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। यहां उन्होंने देखा कि अब हर तरफ वॉक और फेमिनिस्ट स्लोगन लिखे हुए हैं, जबकि जिस दौर से हेक्टर और नोरा आए हैं उस समय की सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव सोच रखती थी। खैर, इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वे आगे बढ़ते हैं और लैब वाले कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन तभी बाहर से 2 सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। गार्ड्स को लगा कि ये दोनों चोरी छिपे यूनिवर्सिटी में घुसकर कुछ चुराने आए हैं। हेक्टर ने अपना आईडी कार्ड दिखाकर समझाने की कोशिश की कि नोरा यहां पहले पढ़ा चुकी है, मगर हैरानी तब हुई जब नोरा का नाम सुनते ही गार्ड्स बोले, वो तो कई साल पहले इस कॉलेज में पढ़ाती थी और 1966 में अपने पति हेक्टर के साथ अचानक लापता हो गई थी। तब हेक्टर ने कहा कि वे गायब नहीं हुए थे, बल्कि टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट टाइम यानी सन 2026 में आ गए हैं और अपने समय में लौटने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी की लैब से कुछ पार्ट्स चाहिए। गार्ड्स ने उनकी सारी बातें ऊपर तक पहुंचा दी, जिसके बाद जल्द ही यूनिवर्सिटी की बुजुर्ग प्रिंसिपल उनसे मिलने आई। उसने कहा कि ये दोनों सच कह रहे हैं और उसे इन पर पूरा भरोसा है। फिर उसने राज खोला कि वह कोई और नहीं बल्कि जूलिया है, वही जूलिया जो 1966 में नोरा की असिस्टेंट थी और उससे बेहद प्रभावित थी। अब सन 2026 में वही जूलिया इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल बन चुकी थी। उसके साथ एक नौजवान लड़की एमिली भी थी। जूलिया ने बताया कि एमिली दरअसल नोरा की छोटी बहन रेबेका की नातिन है। उसे देखकर नोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस दिन से वे टाइम ट्रैवल करके इस फ्यूचर में आए हैं, उसी दिन उसकी बहन रेबेका प्रेग्नेंट हुई थी और अब एक ही दिन में उसकी आंखों के सामने बहन की नातिन खड़ी है, यानी रेबेका की बेटी की भी बेटी। इसके बाद जूलिया ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, कैसे 1966 में हेक्टर और नोरा अचानक गायब हो गए थे। पुलिस ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। दुनिया ने मान लिया था कि उनकी मौत हो गई होगी, लेकिन उस समय की यंग जूलिया को नोरा की रिसर्च पर शक था और पूरा यकीन था कि वे टाइम ट्रैवल करके किसी और दौर में चले गए होंगे, और यही सच निकला। अब हेक्टर ने उसे सब बताया कि कैसे वे गलती से अपनी टाइम मशीन से पूरे 60 साल फ्यूचर में आ गए, जबकि उनका इरादा सिर्फ 15 मिनट आगे जाने का था। लेकिन जूलिया की बताई हिस्ट्री के मुताबिक वे कभी 1966 में वापस नहीं लौटे, यानी इस बार भी शायद वे लौट न पाएं, क्योंकि उनका ट्रांसमीटर खराब हो चुका है और ऊपर से 30 साल वाला वर्म होल बंद होने में अब सिर्फ कुछ हफ्ते बाकी हैं। अगर इन हफ्तों में ट्रांसमीटर ठीक नहीं हुआ तो वे अगले 30 साल तक यहीं फंसे रह जाएंगे। एमिली फिर नोरा और हेक्टर को अपनी मां से मिलवाती है। उसकी मां यह देखकर दंग रह जाती है कि उसकी मौसी तो उससे भी कम उम्र की है। शुरुआत में उसे यकीन ही नहीं होता कि वह सच में उसकी मां रेबेका की बड़ी बहन है। नोरा आखिरकार रेबेका से जुड़ी पुरानी बातें सुनाकर उसे यकीन दिला देती है कि वे सच में पास्ट से आई हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जिस दिन वे 1966 में गायब हुए थे, उसी दिन से रेबेका उन्हें ढूंढती रही। फिर उसकी एक बेटी हुई और बाद में एक हादसे में उसकी मौत हो गई। ये सुनकर नोरा ने ठान लिया कि पहले वे समय के प्रवाह को समझेंगी और फिर अपने द्वार में लौटकर रेबेका को उस हादसे से बचा लेंगी। हेक्टर और नोरा अब ट्रांसमीटर की रिसर्च के लिए एमिली के घर पर ही रहने लगे।
साथ ही इस समय में घुलने मिलने के लिए उन्होंने अपने पुराने कपड़े छोड़कर यहाँ के मॉडर्न कपड़े पहन लिए। वे हर पल हैरान होते जाते थे कि सिर्फ 60 साल में दुनिया कितनी बदल और तरक्की कर चुकी है। इतनी एडवांस सिटीज और ऐसी सुविधाएं जिनकी उन्होंने अपने समय में कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन जूलिया ने सबको यूनिवर्सिटी में बुला लिया। उसने कुछ प्रोफेसर्स को भी बुलाया जो हेक्टर और नोरा की मदद करेंगे ताकि ट्रांसमीटर जल्द से जल्द रिपेयर हो सके। हेक्टर और नोरा ने सबको समझाया कि अभी के लिए इस टाइम मशीन के बारे में बाहर किसी को न बताया जाए, क्योंकि ये उनकी भी पहली टाइम ट्रैवल है। उन्हें खुद भी नहीं पता कि समय से छेड़छाड़ के नतीजे क्या हो सकते हैं। यहां आकर उन्हें पता चला कि वे कभी 1966 में लौट ही नहीं पाए थे। तो फिलहाल उन्हें लगता है कि जो भी बदलाव होंगे वे एक ही टाइमलाइन में हर दौर पर असर डालेंगे। दोनों ने सबको उस वर्म होल के बारे में बताया जो कुछ ही हफ्तों में बंद हो जाएगा और फिर सीधे 30 साल बाद खुलेगा। यानी चाहे वे कैसी भी टाइम मशीन बना लें, वर्म होल के बिना टाइम ट्रैवल नामुमकिन है। इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द ट्रांसमीटर ठीक करना होगा और फिर पास्ट में जाकर टाइमलाइन बदलनी होगी। तभी वे पक्का जान पाएंगे कि यूनिवर्स का स्पेस टाइम असल में कैसे काम करता है। सबने हेक्टर और नोरा को यूनिवर्सिटी की लैब का एक्सेस दे दिया। वे अपनी टाइम मशीन भी वहां ले आए और यहीं से ट्रांसमीटर रिपेयर की कोशिश शुरू कर दी। हेक्टर और नोरा को यह जानकर भी हैरानी हुई कि अब इंटरनेट के जरिए लोग बिना कहीं जाए घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं। दोनों अगले 2 दिन तक मशीन रिपेयर में लगे रहे, लेकिन अफसोस मशीन चालू ही नहीं हुई। वे हैरान थे कि 1966 में तो ट्रांसमीटर बिल्कुल सही चल रहा था, फिर अब सारे पार्ट्स बदलने और अपग्रेड करने के बाद भी ये क्यों नहीं चल रहा। दोनों को ऐसे परेशान देखकर एमिली ने उन्हें थोड़ी देर आराम करने की सलाह दी, क्योंकि वे 2 दिन से बाहर नहीं निकले थे और लगातार काम करने से उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। एमिली ने कहा कि वह आज एक पार्टी में जा रही है, तो क्यों न वे दोनों भी साथ चलें और इस दौर की पार्टी का मजा लें। फिर कल सुबह फ्रेश माइंड के साथ काम शुरू करेंगे। दोनों मान गए, क्योंकि वे भी अपने समय में लौटने से पहले इस फ्यूचर की दुनिया को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते थे। पार्टी में पहुंचकर हेक्टर और नोरा ने देखा कि यहाँ के टीनेजर्स बहुत कम उम्र से ही ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। उनके पास वर्चुअल रियलिटी जैसी ढेरों सुविधाएं थीं, मगर उनका इस्तेमाल वे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे। हेक्टर ने नोरा से कहा कि उनके दौर में तो इस उम्र में लोग ज्यादा से ज्यादा काम करते और नई चीजें सीखते थे, लेकिन नोरा की सोच अलग थी, क्योंकि उसके समय में औरतों को इतनी आजादी नहीं थी, तो उसे इस फ्यूचर के कल्चर से कोई दिक्कत नहीं थी। आने वाले दिनों में हेक्टर तो टाइम मशीन रिपेयर में डूबा रहता, जबकि नोरा अक्सर अपना काम जल्दी खत्म कर एमिली के साथ बाहर घूमने निकल जाती। धीरे धीरे उसे यह समय और भी अच्छा लगने लगा और एक रात वह हेक्टर के सामने इसी दौर के कपड़े पहनकर आ गई। इसे देखकर हेक्टर को अच्छा नहीं लगा। उसका मानना था कि भले इस समय में यह सब नॉर्मल हो, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं। हर दौर की अपनी एक पहचान होती है। उनके समय में जब इतनी सुविधाएं नहीं थीं, तो लोग नया सीखने और आविष्कार करने में ज्यादा वक्त लगाते थे। आज जब बच्चों के पास हर सुविधा है और इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हैं, तो वे सोशल मीडिया और गेमिंग में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए उसे यह समय बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन नोरा की राय फिर भी अलग थी और दोनों के विचार टकराने लगे, जिससे वे धीरे धीरे दूर होते गए। नोरा का मानना था कि उसके समय में औरतों के पास कोई फ्री विल नहीं थी, लेकिन अब वह जो चाहे कर सकती है। उसे तो अब लगने लगा कि हेक्टर और उसे इसी समय में रुक जाना चाहिए। जब उसने एक रात यह बात हेक्टर से कही, तो वह तमतमा उठा। उसे पहले से ही यह कल्चर रास नहीं आता था और अब नोरा के मुंह से यह सुनकर उसे लगा कि नोरा जानबूझकर मशीन ठीक करने में देरी कर रही है, ताकि वर्म होल बंद हो जाए और वे अगले 30 साल तक यहीं अटके रहें। नोरा तो इस दौर में आकर खुद को खुला और आजाद महसूस करने लगी थी, और इसी बात पर हुए झगड़े के बाद वह हेक्टर से अलग कमरे में रहने लगी। हालांकि दोनों मशीन पर साथ काम करते रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मशीन चालू नहीं हो पाई। हेक्टर समझ नहीं पा रहा था कि जब वे फ्यूचर में आए थे तो एक साधारण ट्रांसमीटर से आ गए, मगर अब वापसी क्यों मुमकिन नहीं हो रही। उसने इस बारे में नोरा से बात करने की कोशिश की, पर नोरा अब मन बना चुकी थी कि उन्हें यहीं बस जाना चाहिए। इसके बाद वह हेक्टर को अकेला छोड़कर एक इवेंट में चली गई। वे वैसे भी अब साथ बहुत कम वक्त बिताते थे और धीरे धीरे वह दिन आ गया
जब वर्म होल अगले 30 साल के लिए बंद होने वाला था। अगले दिन जब नोरा लैब में पहुंची तो उसने देखा कि टाइम मशीन और हेक्टर दोनों नदारद थे। वहां सिर्फ एक नोट पड़ा था जो हेक्टर ने उसके नाम छोड़ा था। उसमें लिखा था कि पिछली रात उसने रिसर्च करके पता लगा लिया कि मशीन इस दौर में क्यों नहीं चल रही थी। असल में 1966 में टाइम ट्रैवल करते वक्त फोन या इंटरनेट के सिग्नल्स होते ही नहीं थे, इसलिए मशीन का साधारण ट्रांसमीटर आसानी से काम कर गया। लेकिन सन 2026 में एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते पूरी दुनिया इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पर चल रही है। इतने ज्यादा सिग्नल्स होने से ट्रांसमीटर स्पेस टाइम में लोकेशन मैप ही नहीं कर पा रहा था। जब उसने यह समझकर एक सिग्नल जैमर लगाया तो मशीन आखिरकार चल पड़ी, क्योंकि ट्रांसमीटर को सिर्फ ऐसा खाली स्पेस चाहिए था जहां मशीन के अलावा कोई और सिग्नल मौजूद न हो। नोरा ने आगे पढ़ा कि हेक्टर ने आज वर्महोल बंद होने से पहले मशीन चालू कर दी थी, लेकिन जैसे ही वह नोरा को फोन करने वाला था उसे एहसास हुआ कि नोरा अब यहां से जाना ही नहीं चाहती। इस दौर में आने के बाद उनके बीच बहुत दूरी आ चुकी थी, तो उसने नोरा की खुशी के लिए तय किया कि वह उसे यहीं छोड़कर खुद अकेला अपने असली दौर में लौट जाएगा। उसे अपना समय ही प्यारा था और अगर नोरा को यहां सुकून मिलता है तो वह यहीं खुश रहे। हेक्टर ने आखिरी नोट लिखकर टाइम मशीन चालू की और वापस अपने 1966 में लौट गया। ये पढ़कर नोरा के दिल में गहरा दर्द उठा। वह इस दौर में रहना तो चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहां अकेले रहना पड़ेगा। अब उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वह हेक्टर के साथ इस नई दुनिया को खोज रही थी। दोनों इस अजनबी दौर में आने के बाद भी कभी नहीं घबराए, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का सहारा था। लेकिन अब नोरा बिल्कुल अकेली रह गई थी। वैसे भी उनकी टाइम मशीन जा चुकी थी और आज वर्म होल के बंद होते ही अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। ना चाहते हुए भी नोरा को यहीं रहना पड़ा। उसने गौर किया कि धीरे धीरे इतिहास ही बदल चुका है। पहले की हिस्ट्री में 1966 में वह और हेक्टर दोनों लापता हुए थे, लेकिन अब इस नई हिस्ट्री में सिर्फ वही गायब हुई थी। ऊपर से उसकी बहन रेबेका का इस नई टाइमलाइन में कभी हादसा हुआ ही नहीं। इससे नोरा समझ गई कि हेक्टर ही पास्ट में जाकर उसकी बहन को बचा लाया था। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि टाइम ट्रैवल से किए गए बदलाव सीधे इसी एक करंट और मेन टाइमलाइन को पूरी तरह बदल देते हैं। नोरा ने हेक्टर से जो भी कहा हो, लेकिन उसने फिर भी पास्ट में जाकर उसकी बहन की जान बचा ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। नोरा इसी दौर में रहकर नई नई खोजें करती रही और उम्र के साथ दुनिया की सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में गिनी जाने लगी। अब सीन पास्ट में साल 1996 का दिखाया जाता है, जहां हेक्टर अकेले रहते रहते बूढ़ा हो चुका था कि तभी उसके सामने मिलने के लिए बूढ़ी नोरा आ खड़ी हुई। असल में साल 2086 में जब वर्म होल फिर से खुला तो उसने अपनी नई टाइम मशीन से 1966 में टाइम ट्रैवल किया ताकि अपने पति हेक्टर के पास लौट सके। एक दूसरे को देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे पूरे 30 साल बाद मिल रहे थे। हेक्टर तो 1966 में लौटकर अपने पसंदीदा दौर में रहने लगा था, जबकि नोरा फ्यूचर में रहकर रिसर्च करती रही और अपनी मनचाही जिंदगी जी। लेकिन उसका एक ही मकसद था, किसी भी तरह हेक्टर से फिर मिलना। और अब साल 1996 में दोनों ने तय किया कि यहीं रहकर अपनी बाकी की जिंदगी साथ बिताएंगे। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ।